Good morning, all of you. Let's start with the last topic, which is left in our chapter, and that is working capital management decision. Okay, so वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन में सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है. वर्किंग कैपिटल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम लेमैन टर्म से बात करेंगे, सो इट मींस द फंड्स रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. Okay, so this is the layman meaning of working capital. That means we have got expenses that are to be taken care of on daily basis. So whatever fund that we are using on the daily basis to whatever fund that we require to take care of all these expenses which we are incurring on daily basis, so that is called working capital, right? And working capital should be financed using majorly the fixed sources, or which is also called the long term sources. और बहुत थोड़ा सेगमेंट जो हमको फाइनेंस करना चाहिए वो करना चाहिए करंट लाइबिलिटीज के थ्रू, राइट? तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि वर्किंग कैपिटल को भी जब हम फाइनेंस करते हैं तो हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव पॉलिसी होनी चाहिए, और हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. इसीलिए जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं हम उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे फंड्स रेज करने के लिए, और उसी में से हम अपना वर्किंग कैपिटल मेजर हिस्सा फाइनेंस करेंगे. जो थोड़ा सा बच जाएगा वो हम फाइनेंस करेंगे using the current liabilities, right? So this should be the conservative approach which we are following. If we are following any other approach, that is basically going to increase our risk which we will be facing. Okay, now let's move and let's understand working capital in a much better manner. So working capital दो तरह से आपके माने जाते हैं. There are two types of working capital classification. One is gross, the other one is net, right? When we say gross working capital, so it is a sum total of all the current assets, right? So all the current assets that you have, if you will total it all, you know the balance sheet, right? Current assets क्या होती है, current liabilities क्या होती है, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपको याद होना चाहिए अपने लेवल से, तो आप वहां से रिकॉल कीजिए that the total of current assets what is reflecting in the balance sheet of the organization is called gross working capital, and net is, that is net working capital is current asset minus current liabilities, right? That means जितना भी excess है आपका current asset का over and above the current liability, that is called the net working capital. Okay, तो अब मैं एक एग्जांपल से अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे कि मेरे पास 2 लाख रुपीस थे मेरे करंट एसेट माइनस 70,000 रुपीस मेरी करंट लाइबिलिटीज है, तो बचा कितना, 1,30,000. दैट मीन्स ये मुझे दो चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि एक तो जो मेरे करंट एसेट्स है वो मेरी करंट लाइबिलिटीज से 1,30,000 ज्यादा है, ओवर एंड अबव है, मतलब करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है. दूसरा क्या रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर, दूसरा ये रिफ्लेक्ट करता है कि 2 लाख में से 70,000 तो मैंने रेज किया थ्रू द करंट लाइबिलिटी, मतलब ये जो फाइनेंस किया है मैंने वर्किंग कैपिटल को, इसमें 70,000 मैंने यूज किया है करंट लाइबिलिटीज को यानी कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज को, और बाकी जो 1,30,000 रुपीज है वो मैंने यूज किया है मेरे लॉन्ग टर्म सोर्सेज को. एंड दैट इज व्हाई करंट एसेट्स जो मेरे दिख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि टोटल जो आपके पास फंड्स आपने लिए हैं to manage your working capital, what are the various sources through which you have raised it. So here we can very well see that out of the 2 lakh, the 2 lakh is the entire amount that we have raised using short term and long term both. तो शॉर्ट टर्म से जो फंड्स हैं जो लिए हुए हैं वो है सिर्फ 70,000 रुपए, तो बाकी के जो 1,30,000 रुपए आपने रेज किए हैं वो यूज किया है आपने अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेस को यूज, लॉन्ग टर्म सोर्सेस के थ्रू, राइट? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, राइट? अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत प्राइमरीली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड आवर ऑपरेटिंग साइकिल. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल फर्स्ट, राइट? सो ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है
कि जब आपकी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न काम शुरू करती है, कैश में डील करना शुरू करती है, तो वो कैश को कन्वर्ट करके कैश में कब तक कितना टाइम लेगी इस पूरे काम को करने के लिए? जितना कम से कम टाइम लगेगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम रहेगी, जितना ज्यादा टाइम लगेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। समझते हैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं अभी एक चार्ट बनाऊंगी, एक सर्कल बनाऊंगी, उसमें आपको समझ में आएगा कि हमारा लैग पीरियड कितना था, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद कैश। वी आर स्टार्टिंग विद कैश। वी परचेज रॉ मटेरियल, then that raw material gets converted into work in progress, which is also called semi finished goods, right? Then next is we convert finished goods, which is a final product available for sale, right? ये फाइनल प्रोडक्ट बना, अब इस फाइनल प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे, यू विल गेट डेटर्स, राइट? अब इस डेटर को कन्वर्ट करेंगे और उनसे पैसा मिलेगा और वो बनेगा कैश। ओके, तो ये जो सारा पीरियड है आप देख रहे हैं, इसमें समय लगेगा ये सारा होने में, राइट? दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। So for manufacturing concern, when we are talking, it's starting from cash. We purchase raw material, we convert it. This is the processing, right? So this is the processing that we are doing. So processing करके हमने finished goods produce किया, then we are selling it to the debtor, and then we are getting cash. और अगर directly cash में sell कर देंगे तो ये direct cash में connect हो जाएगा. Okay, so this can be debtors or this can be cash directly. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अब ये देखिए, ये जो पूरा समय लगेगा इसको करने में, that is called my operating cycle, right? तो operating cycle is basically the time which we take for converting the entire raw material into finished good and then selling it and getting that cash. It means earning that cash over the sales that we have generated. So the period which is going to be taken for completing this entire cycle of conversion from cash into cash again is called operating cycle. बस इस दोनों कैश में फर्क क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो आप परचेज करते हैं उसे कम प्राइस पर, राइट? तो वो कैश आपका कम होता है, मगर जब आप कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड को और आपके पास फिर कैश आता है, तो उस कैश में आपका प्रॉफिट का अमाउंट भी एडेड होता है, राइट? तो इसीलिए वो कैश और दूसरे कैश में फर्क है अमाउंट का, मगर what we are trying here is understanding here is not the difference in the amount, but what we our focus is that what is the time that we are going to do to cover the entire cycle, right? So that is called operating cycle. And if your operating cycle is a lengthy one, मतलब काफी टाइम लगता है, तो उतना ही ज्यादा समय तक हमारा वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये कन्वर्जन चल रहा है तब तक हमारे अमाउंट क्या रहेगा, तब तक हमारा पैसा क्या रहेगा, ब्लॉक्ड रहेगा। और क्योंकि ये ब्लॉक्ड रहेगा तो उस वजह से हमको रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। अदरवाइज अगर आप कैश में परचेज कीजिए, फिर वापस उसे वापस सेल कीजिए और कैश को वापस ले लीजिए, मतलब कैश में ही सेल कर दीजिए, तो क्या हुआ, कैश से शुरू किया, परचेज किया, कैश में ही सेल किया, कैश का कन्वर्जन कैश में जल्दी हो गया, राइट? उस केस में मेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ, समय कितना लगा, कम लगा। कम लगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि पैसा जो ब्लॉक्ड है उस पूरे प्रोसेस के अंदर वो कम समय तक ब्लॉक्ड है, इसीलिए रिक्वायरमेंट कम है। और इसीलिए हमारा जो अमाउंट है, जो हमको अमाउंट मिल रहा है कैश, वो जल्दी मिल रहा है, और इसीलिए रिक्वायरमेंट भी हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, राइट? तो आप ये समझ के चलिए कि जहां भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, एक बेसिक सी बात है कि जहां भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है वहां पे ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा ही हो जाता है, राइट? जैसे कि मैं कहूँ कि मैं नया प्लांट लगा रही हूँ या नई मशीन खरीद रही हूँ, तो उसको रन करने के भी तो मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना। तो अगर वो रिसोर्सेज चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल मेरा वहां पे इन्फ्यूज किया जाएगा। So that means wherever the working capital, the fixed capital requirement is high, at the same place, simultaneously the working capital requirement will also increase, जो हम अभी फैक्टर्स के थ्रू समझेंगे और डिटेल में। ओके everybody, let's move to the slides and let's understand them better by using the notes which I have prepared in the slides. Okay,
Let me just find out the desktop. Okay, this is not showing the desktop. This is neither getting minimized. Okay. Okay. Are you all able to see the slides? Slides दिख रहे हैं आपको? Okay. I hope the slides are clearly visible to you now. Okay, so let's go through it. Okay. ओके अंशुल, आपने पूछा है कि अगर रॉ मटेरियल को क्रेडिट पे लिया हो तो आपका ये ऑपरेटिंग साइकिल और भी लंबा हो जाएगा, राइट? मतलब कैश की जगह क्रेडिट पे है तो वो और लंबा है, राइट? क्योंकि पैसा आपने पे नहीं किया और आपको डेटर अगर मिल गए तो आपको पैसा पहले कलेक्ट करना है और फिर आपको पैसा यूज करना है फॉर द पेमेंट टू द क्रेडिटर, so that further increases the period of your operating cycle, and then it means that the operating cycle is a little more lengthy, and that's why the requirement is also going to increase accordingly. Okay, so now let's start with the management of working capital. So working capital यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है आपके सामने, that working capital is meant that it is a short-term finance invested in the business for a short period, usually up to 1 year. It is required to meet the day-to-day operating expenses, right? Then there are two types of working capital. One is gross working capital, which is the current asset that gets converted to cash or cash equivalents quickly and without a significant loss in their values. और आप सबको याद होना चाहिए कि जब भी हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स यानी कि वर्किंग कैपिटल को इसलिए इनकर किया जाता है सो एज टू सस्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी लेवल. दैट मींस वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी लेवल बाय incurring this working capital requirement amount, but we are only going to sustain the amount of profit that we are already earning. Okay, बासित आपने सवाल पूछा है, मैम कांट वी कट शॉर्ट द साइकिल बाय डायरेक्टली परचेजिंग द फिनिश्ड गुड एंड सेलिंग देम. तो आप बात कर रहे हैं ट्रेडिंग कंसर्न की, राइट? यू कैन ऑलवेज कट इट शॉर्ट. कैसे? ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर मैंने क्या बताया कि ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर आप परचेज करेंगे, आप उसको सेल कर देंगे. तो परचेज किया कैश में, सेल किया कैश में, क्या रहा ऑपरेटिंग साइकिल? कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो गया. अगर छोटा हो गया तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी, राइट? आई होप दिस इज आंसरिंग योर डाउट क्लियरली. And let's move on to the next point which I was reading. So current assets get converted into cash or cash equivalents quickly and without a significant loss in their value. They help a firm to meet its payment obligation, and this payment obligation is the current payment obligation that we have, right? इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. लिखा है these assets however provide no or very less returns. मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे आपके जो रिटर्न्स रहते हैं वो ऐसे रहेंगे कि आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को सस्टेन कर पाएंगे. यू वुड नॉट बी एबल टू इंक्रीज इट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. मतलब ज्यादा बदलाव नहीं होता. ओके, आगे लिखा है एग्जांपल्स आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल. ये सब आपको याद है, पता है. आगे चलते हैं. करंट लायबिलिटीज that is due for payment within a year, within an year, right? Examples: bills payable, creditor, outstanding expenses, advances from customer, etc. ये सब आपको पता है. Okay, so हम
assuming कि आप अभी तक भूले नहीं है what are the current assets, what are the current liabilities, and how are they related for calculation of working capital. Okay, now let's understand operating cycle again. So I'm reading it, I have already explained it to you. आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है. अब हम इसे पढ़ेंगे, देखते हैं किसी को कोई डाउट होता है तो वो आप लिख लीजिएगा और मुझे बताइएगा. Okay, operating cycle, duration of the time between acquisition of supply and collection of cash from the receivable is called operating cycle. इसका मतलब है कि हमने शुरू किया परचेज से, जो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, और जब हम अपने जो फाइनल डेटर्स है या जो बिल्स रिसीवेबल है उससे जब पैसा रिसीव करते हैं, उस पूरा जो साइकिल है हमारा, यानी कि कैश टू कैश कन्वर्जन में कितना समय लगा, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल. ओके, देन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न need working capital to finance operations during this time gap. Very well understood, right? तो कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, सभी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. किसी को कम होगी, किसी को ज्यादा होगी, बस उतना ही फर्क होता है. आगे चलते हैं. कैश पेमेंट टेक्स प्लेस ऑन द रेगुलर बेसिस, दैट मीन्स फॉर रॉ मटेरियल, वेजेस एटसेट्रा, without cash being realized immediately because of credit sales. मतलब आपने कैश पेमेंट जो आपको डे टू डे करनी पड़ रही है, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल के लिए हो या वेजेस के लिए हो या कोई भी और ऐसी फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस हैं जो आप इनकर करते हैं, उसको पे करना पड़ता है आपको इमीडिएट बेसिस पे. मगर आपका जो सेल्स के थ्रू पैसा आएगा, यानी कि वो जो कन्वर्जन होगा विद प्रॉफिट और वो जो पैसा मिलेगा, उसमें समय होता है. इसीलिए जितना ज्यादा समय होता है, हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ही बढ़ जाता है, और जितना ये साइकिल छोटा होता है उतना ही हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है. ओके, ऑपरेटिंग साइकिल के लिए पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर देखिए. कैश, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल. तो परचेज ऑफ गुड्स मतलब आपने परचेज किया है रॉ मटेरियल को, देन आपने उसको प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, देन सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर. तो ये आपका देखिए एक लाइन से दिख रही होगी आपको, विच इज द होल्डिंग पीरियड, यानी कि यहाँ पर आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट होता है आफ्टर द सेल्स इट इज कलेक्शन पीरियड, राइट. तो ये पूरा जो समय बटा हुआ है, ये बटा हुआ है दो हिस्सों में, कलेक्शन और होल्डिंग में. तो डिपेंड करता है कि किसमें कितना समय लग रहा है. अगर आपको प्रोडक्ट बनाने में और बनाकर बेचने में ज्यादा समय लगता है तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ाता है. सिमिलरली अगर आप प्रोक्योर करके बेच रहे हैं तो कलेक्शन पीरियड में जो समय लग रहा है आपको, और जितना ज्यादा समय लग रहा है, वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है. ओके, आई होप everybody is on the same page and we have all understood this point very well. Okay, let's move further. Working capital is required to sustain the operations of a business during this period, as minimum cash balance is needed to be maintained. Every time and all the time you need to maintain the balance of cash, so that to take care of all the day-to-day expenses, to take care of all the contingent expenses which may get incurred, right? Next, stock of raw material will have to be stored and ensure uninterrupted production process and finished goods stock to meet the orders from customers. यानी कि आप रॉ मटेरियल को भी पहले से परचेज करके रखते हैं, so that whenever the demand will be there you can produce the finished good and supply. तो उस तरह से आपको रॉ मटेरियल भी रखना पड़ता है, तो वहां भी पैसा ब्लॉक हुआ, और फिनिश गुड्स भी कुछ स्टोर करके रखने पड़ते हैं, मतलब आप स्टॉक जीरो करके नहीं चल सकते, इसीलिए वहां भी कुछ पैसा हमेशा ब्लॉक रहता ही है, राइट. नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटीज गिवन टू द कस्टमर. अगर आपकी क्रेडिट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी की. अगर आपको जो क्रेडिट मिला है आपके क्रेडिटर से, वो समय अगर कम है, जो टाइम आपने अलाउ किया है अपने डेटर्स को, तो वो अच्छी क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं कहलाती है. क्यों? बिकॉज आपने जो समय दिया अपने डेटर्स को वो ज्यादा दे दिया, राइट, और अपने क्रेडिटर से जो समय लिया वो कम लिया, तो मतलब आपको पेमेंट पहले करनी है और आपको रिसीव बाद में होगा. सो दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी. द पॉलिसी शुड गो वाइस वर्सा, मतलब आपको जो पेमेंट करनी है वो आप बाद में करेंगे, जो रिसीव करना है आपको वो आपको पहले होना चाहिए, so that you can take care of all the other expenses which are due to be paid. Okay, next, what amount of working capital is required with the will be determined by the operating cycle of the firm. Very well understood, right?
excess investment in the working capital will lead to blocking of fund in idle assets. मतलब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, फंड ब्लॉक हो जाता है, और वो ब्लॉक हो जाता है इसका मतलब है कि उसके ऊपर रिस्क होता है लॉस का, तो वो लॉस भी हो सकते हैं या फिर आपका वो ब्लॉक्ड है और वो ऑब्सोलीट भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का रिस्क आप फेस कर सकते हैं। प्लस जो कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं उस फाइनेंस पे, वो तो आप कर ही रहे हैं जो आपको पे ऑफ करना है, राइट। तो एक्सेस हम नहीं रखेंगे, हम शॉर्टेज भी नहीं रखेंगे, इट शुड ऑलवेज बी एडिक्वेट, एंड दैट इज व्हाई वी टेक इन अकाउंट द concept of financial planning, right? So यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, the excess amount investment in working capital will lead to blocking funds in idle assets such as cash, debtors, etc. that do not earn any returns, right? Cash पे कोई return नहीं आता जब तक कि उसे invest ना किया जाए, right? It will further lead to lower the return in addition to exposing the business to risk such as risk of unsold inventory or bad debts, right? So because of this we may incur any kind of risk of loss, but यहाँ पर returns आने के chances बहुत कम होते हैं. Next is shortage of investment and working capital may lead to situation where stocks is not available when required. That means we cannot afford to like shift our demand to some other competitor brand, and that is why it is very important that whatever product that we are producing and we are selling, we should always have an adequate supply of the same so that we can take care of demand whichever is getting created. Okay, so this is the very important point to be taken into notice and account, that we should neither have the shortage, we should not have the surplus, right? Because shortage will lead to the shifting of demand and surplus will lead to the incurring of excess cost that we would be incurring because of the funds that we have raised, and also it may result into any kind of bad debt or any other non-performing asset. Okay, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं. Shortage of investment and working capital might lead to the situation where stock is not available when required and there is no cash to finance the day-to-day operations, eventually leading to loss of sale and end of reputation where firm is unable to meet its debts, right? Therefore adequate investment should be made in the working capital depending on risk return trade-off. That means whatever is the risk that we are facing, we should be able to we should be able to earn that much of return so as to create a trade off between the two. Trade off का मतलब यही होता है कि आपके रिस्क और रिटर्न को मैच करना बहुत जरूरी होता है, so that you can take care of your risk properly by generating sufficient amount of returns. Okay, आगे चलते हैं. Next topic is factors. This is the last topic for our class today. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Anything which is not clear? Okay, so I think everyone is clear with all the concepts that we have covered. So this factor affecting is also going to be very easy. Let's go through it. Okay, the first point here is nature of business, जो मैंने आपको सबसे पहला point समझाया भी था in the while solving the operating cycle concept. तो यहाँ पे वही concept है कि अगर हम बात कर रहे हैं trading concern और manufacturing concern की, तो क्योंकि trading concern का जो operating cycle होता है वो छोटा होता है, that means we start with cash, we buy the finished good, we sell it in cash or we sell it to the debtors and we receive cash from them, as compared to the manufacturing concern wherein they have to have a complete conversion of raw material into finished goods and then selling it to the parties who are the customers, and then getting the money from them will take all the more amount of working capital for completing this entire operating cycle, and so the working capital requirement will be comparatively high in case of manufacturing concern, right? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेडिंग कंसर्न को सबसे कम आपका ऑपरेटिंग साइकिल होता है, सबसे छोटा ऑपरेटिंग साइकिल होता है, राइट? तो उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है वर्किंग कैपिटल का, और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है क्योंकि वो लंबा होता है इसीलिए उसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो कंपैरेटिवली हाई रहता है. ओके, लेट्स रीड इट. Trading concern needs lesser working capital than manufacturing concern, as trading concern do not process raw material
and so have lesser stocks, and goods are converted into sales immediately on their receipt. Service industry need lesser working capital than manufacturing industries. तो ट्रेडिंग में कम लगेगा या सर्विस में कम लगेगा हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन कि कितनी जल्दी क्या चीज सेल हो रही है, फिजिकल गुड जल्दी सेल हो रहा है या सर्विसेज जल्दी सेल हो रहे हैं, और उसका कन्वर्जन किस बेसिस पे हो रहा है, मतलब उसका जो कलेक्शन हो रहा है डेटर से वो कितनी जल्दी हो रहा है. तो जिसका भी जल्दी होगा यानी कि जिसका भी ऑपरेटिंग साइकिल छोटा रहेगा उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम रहेगी. ओके, बट मैन्युफैक्चरिंग से तो दोनों ही केस में कम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की कंपैरिजन में तो ट्रेडिंग हो या सर्विस हो दोनों की रिक्वायरमेंट कम ही रहती है, राइट. सो दिस कैन बी टेकन एज अ बेंचमार्क. ओके, नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. मैंने आपको अभी ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाते वक्त बताया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बड़े स्केल पे ऑपरेट करती हैं, राइट, जिसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कैसा रहेगा, वो भी ज्यादा रहेगा. तो अगर उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा इसका मतलब है कि स्केल ऑफ ऑपरेशन में हम मान सकते हैं कि जहां पे स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस साइकिल. ओके, अब बिजनेस साइकिल में हम बात करते हैं, एक टाइम लेते हैं फेस्टिविटीज का, राइट, जहां पर हमारे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है. this is boom period, so the demand is high, the sales is high, and so as to substantiate this demand and sales we have to produce more. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी आपकी, इट विल बी हाई, राइट. वेयर एज दूसरा सिनेरियो लेते हैं डिप्रेशन का. डिप्रेशन जहां पे डिमांड लो है तो सेल्स भी कम है. अब सेल्स कम है तो हमको प्रोडक्शन भी करने की जरूरत नहीं है, वो भी लो है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, कम. अब यहाँ पे दो लाइनों में समझाया है, मगर आप 2 लाइनों में नहीं लिखेंगे. जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ प्लीज लिसन टू दिस class lecture again and write it down accordingly. Don't write in 2 lines. I'm writing in 2 lines because I can explain it to you, but you need to explain it the way I am explaining it. Okay, I hope this is very much clear. Anybody having any doubt, please ask. If there's no doubt, let's move further. So next point is seasonal factor. ओके, सीजनल फैक्टर को हम बूम से और डिप्रेशन से रिलेट कर सकते हैं. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो बूम पीरियड होता है बिजनेस साइकिल का उसको हम मान सकते हैं कि वो मेरे बिजनेस सीजन का पीक सीजन होता है, मतलब पीक पीरियड होता है जहां पर आपकी सेल्स हाई रहती है, प्रोडक्शन भी हाई रहती है, डिमांड भी हाई रहती है, तो रिक्वायरमेंट भी वर्किंग कैपिटल की क्या रहेगी, हाई. और पीक सीजन का उल्टा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे लीन सीजन, राइट. तो लीन सीजन में क्या रहेगा, इट विल बी वेरी सिमिलर टू द डिप्रेशन सीजन, डिप्रेशन पीरियड ऑफ द बिजनेस साइकिल. तो क्योंकि उस समय डिमांड भी कम है तो सेल्स भी कम है, और सेल्स कम है तो हमें प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, एंड सो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो, राइट. तो बिजनेस साइकिल और सीजनल फैक्टर को आप कोरिलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स व्हेन द बिजनेस साइकिल इज इन बूम वी कैन से दैट इट इज फेसिंग इट्स पीक सीजन, और जब बिजनेस साइकिल आपके डिप्रेशन में होता है इसका मतलब है कि वो आपका लीन पीरियड होता है, राइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल. ओके, सो प्रोडक्शन साइकिल का मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कीजिए, राइट. अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही कितना समय लगता है आपको कन्वर्जन में, मतलब रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाने में कितना समय लगता है. अगर मैं कहूँ कि मुझे एक पेंसिल बनानी है कितना समय लगेगा, और मुझे एक कार बनानी है, अब बताओ कितना समय लगेगा. क्या फर्क समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कवर कर सकते हैं कि प्रोडक्शन साइकिल जिस भी प्रोडक्ट के लिए लंबा रहता है उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतना ही ज्यादा रहता है, क्योंकि उस पूरे पीरियड में आपका फंड चाहिए होता है टू रन द ऑपरेशंस, राइट. और मनी ब्लॉक भी रहते हैं आपके अलग अलग इन्वेंट्रीज में, राइट, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड हो. और जिसका प्रोडक्शन साइकिल आपका छोटा रहेगा, यानी कि जैसे पेंसिल की बात की तो पेंसिल को बनाने में कम समय लगता है, तो क्योंकि उसका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है इसीलिए बनाकर बेच भी दिया आपने और कवर भी कर लिया, तो वो आपका जो रॉ मटेरियल, जो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इस केस में वो भी कंपैरेटिवली कम रहा, राइट. सो इट इज हायर इन केस ऑफ द लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल एंड इट इज शॉर्टर इन केस ऑफ द lesser in case of the shorter production cycle period. Okay, I hope this clarifies the point. Next is credit allowed. मैंने आपको बताया था credit allowed और credit availed दो concepts होते हैं जो आपस में एक दूसरे के बाद लिखे हुए हैं. ये
दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट चलती हैं, राइट। क्रेडिट अलाउ किसको किया जाएगा? डेटर को, यानी कि कस्टमर को। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपने अपने कस्टमर को लंबा समय दे रखा है पेमेंट करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो लेट से पेमेंट करेगा तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है वो बढ़ेगा? अब बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट कैसी हो जाएगी वर्किंग कैपिटल की? ज्यादा, राइट। सिमिलरली अगर आपने छोटा पीरियड अलाउ किया है, मतलब कम पीरियड आप दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं अपने डेटर्स को टू मेक द पेमेंट फॉर द सेल्स दैट हैज बीन मेड टू देम, तो उस केस में आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा हो जाता है, एंड सो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। आई होप दिस इज क्लियर। उल्टा करते हैं, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिटर्स जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदे, राइट। तो अब रॉ मटेरियल खरीदे, उससे मैंने क्रेडिट अवेल किया है, अब मुझे उसको पेमेंट करनी है। तो अगर मुझे उससे कम समय मिलेगा, राइट, यानी कि अगर अभी मुझे उससे जो क्रेडिट अलाउ हो रहा है, जो क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, वो अगर कम मिल रहा है, तो मतलब मुझे पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे उससे ज्यादा ड्यूरेशन मिल रहा है, राइट, तो मुझे जो उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, राइट। So let's read this point. If creditors are willing to offer the firm the liberal term, it will lesser the needs of working capital. तो liberal terms का मतलब ही यहाँ पर हुआ कि आपको easy terms पे और ज्यादा समय मिल रहा है, राइट। तो ज्यादा समय मिलने से आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप अपने डेटर से पैसा कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन आप पेमेंट कर देंगे। मगर वही अगर आपको स्ट्रिंजेंट टर्म्स पैसे अवेल किए हैं आपने अपने क्रेडिटर से, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आई होप आप सबको याद है अभी तक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट दैट वी आर इनकरिंग। So if we are efficient enough to convert our raw material into finished good and then sell it to the debtors and then get the money from them, receive the money from them, तो आपकी अगर इतनी efficiency है तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल भी छोटा है, और अगर छोटा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? कम। दैट मीन्स अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी हाई है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी, और वही अगर आप इनएफिशिएंट हैं, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर इनएफिशिएंट है, कन्वर्जन आपका डिलेड होता है और कनेक्शन भी डिलेड है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? हाई। नेक्स्ट, the last slide for our chapter, and that is availability of raw material. If raw materials are easily available, that means we don't need to stock it, right? और हम जब इसे स्टॉक नहीं करते हैं तो हमको जब जरूरत है हम तब खरीद कर लाएंगे और उसे यूज कर लेंगे। तो हम जो रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं कर रहे हैं उससे हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है? कम। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं रॉ मटेरियल को मुझे जो आसानी से नहीं मिलता है या जिसको मंगाने में मुझे काफी समय लगता है, यानी कि जो उसका लैग पीरियड है वो काफी लंबा है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने पास एक स्टॉक मेंटेन करना होगा रॉ मटेरियल का, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? हाई, राइट। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब फिक्स कैपिटल चाहिए था तो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा, वेरी गुड। और अगर आपके पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, मतलब आप डिक्लाइनिंग फर्म है, तो आपको कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है फिक्स कैपिटल में, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कैसी रहेगी? कम। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन। ओके, अगर आप कंपटीशन में हैं, मतलब अगर आप अच्छा मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं, दैट मींस यू डू नॉट वांट टू लीव आउट ऑन एनी कस्टमर व्हिच इज यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। उस केस में आप क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और बना के बेच रहे हैं उसका आप हमेशा स्टॉक मेंटेन करेंगे, so that you can satisfy your demand whenever that it is getting arise, right? मगर उल्टा कब होगा कि जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बनाकर बेचते हैं, तो जब आप बनाकर बेच रहे हैं और आपका मार्केट में जो शेयर है वो इतना बड़ा मेजर शेयर नहीं है, तो उस केस में आप क्योंकि मार्केट में ऐसा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, यू डोंट इवन नीड टू हैव that much amount of investment in working capital. Okay, अनुष्का आपने क्वेश्चन पूछा है, मैम स्टॉक नहीं रखेंगे से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे लेस हुई? ओके, वेयर हाउसिंग की वजह से। ओके, स्टॉक अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप वेयर हाउस में मेंटेन करें, अपने वेयर हाउस में मेंटेन करें या किसी और का वेयर हाउस में मेंटेन करें, आप स्टॉक तो मेंटेन कर रहे हैं ना। तो अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो जो
जो अमाउंट स्पेंड करना पड़ रहा है उस स्टॉक को मेंटेन करने पे, वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा है, राइट? और अगर आपने स्टॉक मेंटेन नहीं किया होता तो क्या होता उस केस में? उस केस में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होता। ऑन द कॉन्ट्ररी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है, मुझे कम स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है। अगर आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? ज्यादा, राइट? और अगर कम स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? कम, राइट? आई होप दैट क्लैरिफाइज योर डाउट. ओके, मनस्वी, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन एज वेल. ओके, लास्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन. ओके, अब बताइए, सिचुएशन है कि इकोनॉमी आपकी इन्फ्लेशनरी है और आप उस इन्फ्लेशन में, आपको पता है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी गेट्स रिड्यूस्ड. दैट मीन्स अब हर चीज जो आप पहले कम पैसे पे खरीद रहे थे, अब वही चीज आपको खरीदनी होगी ज्यादा पैसे पे, राइट? तो जब आपका इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो वर्किंग कैपिटल